देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएमएफ ऑफ द सेल की, मतलब कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखो, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल, फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल इनसाइड अ बैटरी इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब ईएमएफ और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन क्या करने के लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि एक यूनिट मान ली गई, लेट्स से इट्स अ सिंगल चार्ज, ठीक है, और उस वाले चार्ज को कहां से, एक लोअर पोटेंशियल से, एक कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से एक हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा, कार्य मतलब द वर्क विच विल बी परफॉर्म, उस वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट थिंग विल बी नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, वर्क डन से इसकी डेफिनेशन दी जाती है। तो चलो देखते हैं आखिर ये ईएमएफ वाली जो टर्म है ये हमें क्यों बतानी पड़ी, इसकी जरूरत आखिर क्या पड़ गई। तो देखो, अगर मैं बात करूं, ये एक बैटरी है, ठीक है, ये अपने पास में बैटरी है। लेट्स से ये टर्मिनल इज एट द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट अ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब बैटरी के अंदर क्या हो रहा होता है, बैटरी में देयर आर सम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, जिसकी वजह से जो हमारा पॉजिट्रॉन है उसको एनर्जी मिलती है और वो एक लोअर पोटेंशियल से एक हायर पोटेंशियल की तरफ जा पाता है, और उसी को हमने क्या नाम दिया, द वर्क डन परफॉर्मिंग दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब इस एचपीएलपी के चक्कर में, इस हायर और लोअर पोटेंशियल के चक्कर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो क्या वो वाला चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, लेट्स से दैट फोर्स इज ईई, ठीक है। और सिमिलरली जो बैटरी इस वाले चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल पर ले जाने के लिए फोर्स लगा रही होगी, लेट्स से दैट फोर्स इज सम एफबी, दिस इज नॉट फेसबुक, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। इस वाली फोर्स को हमने बोला क्या, दिस फोर्स इज द एफबी विच इज द फोर्स बाय द बैटरी। ये ई किसकी वजह से आया, दिस इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है, इसकी फोर्स आ गई एफ इक्वल्स टू क्यू ई से, और ये किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू द बैटरी। ये चीजें हमारे पास में आ जाती हैं। अब मान लो कि ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनके बीच की दूरी है सम डी, दीज आर सम डी डिस्टेंस अपार्ट। अगर इनकी दूरी डी है तो मैं अगर यहां वर्क डन लिखना चाहूं विच इज डन बाय द बैटरी, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट्स राइट इट, द वर्क डन बाय द बैटरी की अगर मैं बात करूं तो आई कैन राइट इट इज एफ बी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज एफ डॉट डी एस, यहां पर क्या हो जाएगा, इट विल बी एफ बी इंटू डी, ठीक है। तो ये अगर वर्क डन बाय बैटरी है, तो अगर मैं यहां अब लिखना चाहूं द वर्क डन बाय इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसके लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब वर्क डन, तो वो चीज हमारी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द ईएमएफ विच इज एफ बी इंटू डी डिवाइडेड बाय वॉट, द चार्ज क्यू, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर दिया गया, इसको हमने कर दिया डिवाइड चार्ज क्यू से, ठीक। तो यहां से अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, व्हाट आई विल गेट इज एफ बी इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज द वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू विच गिव्स मी दिस। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, आई गेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, E इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू, और ये क्यू क्या होगा, ये वाला क्यू भी क्या है हमारे पास में, दिस इज द चार्ज, है ना। और इसी वाले एप्सिलॉन को हम लोगों ने क्या बोला है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहां पे लिख दिया मैंने, ये क्या लिखा है, डब्ल्यू बाई क्यू, एंड दिस इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। इसकी हमने बात कर ली, और अब अपन इसमें एक स्पेशल केस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक स्पेशल केस की, विच सेज दैट इन दीज टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी दीज आर ओपन सर्किट, ठीक है। मतलब इनके एंड पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, मतलब कि हमने बात किसकी की, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन सर्किट कंडीशन। तो अगर ओपन सर्किट वाली कंडीशन होगी तो क्या एफ बी और ई ये दोनों बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो उस केस में मैंने देखा कि एफ बी वो एफ ई के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या थी, एफ बी इंटू डी, ठीक है ना।
और एफ बी और एफ ई क्यू की बराबर है, ठीक है, सॉरी दिस विल बी, दिस इज ई ई, ठीक है ना, फोर्स की बात हो रही है। यही अब अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क के लिए मेरे पास में यहां से क्या मिल जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ बी इंटू डी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, एफ ई इंटू डी। क्या ये दोनों एक ही बात है? बिल्कुल, क्योंकि एफ ई और एफ बी क्या है इस केस में बराबर है और उसकी वैल्यू क्या है, ई ई है। चलो आगे बढ़े, तो मैंने यहां से देखा कि एफ ई की वैल्यू अगर ई ई यहां पर मैं डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी, W इक्वल्स टू ई ई इंटू डी। क्या इसमें मुझे कोई जानी पहचानी टर्म नजर आती है? ई ई कोई जानी पहचानी टर्म नहीं है, पर ये ईडी तो एक जानी पहचानी टर्म है। और ये क्या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं? बिल्कुल सर, ये तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिख रखा है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो ये ईडी क्या है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। यही लिख लेते हैं छोटा सा, अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। तो ये ईडी ने क्या बना दिया? दिस हैज फॉर्म्ड अ V. This ED has formed a V. So what I can write now is W equals to EV. ठीक है, यहां से मेरे पास में ये इक्वेशन आ जाती है। और अब अगर मैं यहां से EMF लिखने वाली बात करूं, किसकी बात करूं? मैं बात करता हूं वापस से EMF लिखने के लिए। तो E क्या होता है? इट इज W अपॉन Q। E इज W अपॉन Q, ठीक है ना। यहां पर W इज EV और Q कितना है हमारे पास में? E। तो यहां से जो हमारी अब EMF की वैल्यू आई वो कितनी आ गई है? E से E खत्म हो गया। सो व्हाट आई गेट इज E इक्वल्स टू V। मतलब कि जब ओपन सर्किट होगा उस केस में द EMF विल बी सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरीज टर्मिनल्स। इस केस में क्या हो गया मेरे पास में? EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज देयर अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस है। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। देखो, पहले केस में मैंने बात की थी किसकी? जब हमारी बैटरी कैसी थी? इट वाज ओपन सर्किट। और अब मैं बात कर रहा हूं जब एक लोड उसके अक्रॉस लगा दिया गया है, ठीक है, व्हेन अ लोड इज कनेक्टेड। ठीक है, जब एक लोड लगा दिया जाता है तो देखो क्या होता है, जो बैटरी को एनर्जी दी गई है किसके द्वारा? हमारी बैटरी ने जो एनर्जी दी है हमारे पार्टिकल को, हमारे चार्ज को, वो जो एनर्जी है वही वाली एनर्जी बाहर यूटिलाइज होती है उस वाले चार्ज को घुमाने के लिए। चार्ज क्या होता है? धीरे धीरे उस एनर्जी को लूज करता रहता है और फिर क्या करता है? वो उस लोअर पोटेंशियल वाले एंड से वापस अंदर घुसने की कोशिश करता है, जहां पे रोल फिर वापस किसका आता है? हमारी EMF ऑफ द सेल का, ठीक है, जो उसको वापस अपने पास खींचता है। चार्ज बेचारा क्या होता है? चार्ज फिर से भिखारी बनता है, मांगने वाली कंडीशन में आ जाता है कि भाई कोई तो कुछ दे दो। और उसके बाद में फिर एनर्जी उसको कौन देती है? बैटरी। तो चार्ज पहले बना भिखारी और उसके बाद में एकदम से बना खिलाड़ी। तो दो कंडीशन आ गई मेरे पास, एक बार बना वो भिखारी और एक बार बना वो खिलाड़ी। तो देखो, उस खिलाड़ी बनने में जो उसको एनर्जी दी गई है, क्या वही एनर्जी उसने यूटिलाइज की है पूरा बाहर घूमने के लिए? बिल्कुल की है। तो देखो, इस बीच में
जब वो बैटरी से निकल रहा है तब क्या होता है, कुछ पार्ट उसका लॉस भी होता है एनर्जी का। तो हम उसी वाले पार्ट की बात करते हैं कि देखो जो पूरी एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। एक्चुअली में ईएमएफ कुछ और होता है और जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो कुछ और मिलता है। मतलब जो लॉस हुआ है उस लॉस की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि मेरे पास में एक 15 वोल्ट की ईएमएफ दे रखा है मुझे किसी सेल का, ठीक है। इस 15 वोल्ट में मुझे जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है 13 वोल्ट का, जिसे मैं किस नाम से डालता हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये मुझे क्या मिला उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस। ये वाले जो 2 वोल्ट हैं, ठीक है, मतलब मैं इसे बोलता हूं कि 15 वोल्ट जो 15 जूल एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 15 जूल अगर एनर्जी इसने सप्लाई की है तो मुझे बाहर जो एनर्जी मिली वो किस में चली गई हमारी, ये इस वाले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को लाने के लिए, तो 13 जूल चली गई। तो अभी मैंने ये देखा कि 2 जूल की एनर्जी जो लॉस हुआ ये हमेशा ही होता है। और इस लॉस को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बैटरी है उस वाली बैटरी को एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में हमेशा शो करते हैं। देखें किस तरह से, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे कुछ इस तरह से एक छोटा सा बना दिया जाता है। तो ये तो हमारी बैटरी हो गई जिसका ईएमएफ ई है, और ये हमारा छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस आर को हमने क्या नाम दिया है, दिस आर इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस आर को नया नाम दिया गया विच इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्या कर रहा था, एक्चुअली में इट वाज टेकिंग दिस 2 जूल्स ऑफ एनर्जी विद इट, और इसीलिए हमने इस बैटरी को इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में बनाया, जिससे कि हमें ये मालूम रहे कि अगर ईएमएफ गिवन है तो वहां पे कुछ लॉस होगा, और वो लॉस होगा तो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 13 जूल कहां पर गई, पोटेंशियल डिफरेंस, 15 जूल फॉर द ईएमएफ एंड 2 जूल इन द लॉस। तो अब अगर मैं सर्किट को बनाऊंगा तो वो सर्किट मेरा किस तरह का बनेगा, लेट्स सी, द सर्किट विल बी फॉर्म समथिंग लाइक दिस। ये मैंने मान लिया लोड है हमारा, बढ़िया। ये हो गई हमारी बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर, तो ये तो हो गया छोटा आर, ये हो गया ई, ये हो गया हमारा कैपिटल आर। ठीक है, और यहां पर लेट्स से मुझे मिला कुछ वी। इस एंड को नाम दे देते हैं दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी। कुछ इस तरह से जो मोशन हो रहा है चार्ज का वो है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ईएमएफ की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो यहां पे मैं ईएमएफ की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, ई इट विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन दिस क्लोज सर्किट। ठीक है, यहां पर तो यही बोलूंगा, इस क्लोज सर्किट में घुमा के लाना, तो उसमें बी से ए लाना और इस वाले एंड से इस वाले एंड पे लाना भी, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर भी लाना, साथ ही इस बी से लेके ए तक भी लाना। मतलब अगर मैं इसमें ई की वैल्यू लिखूं तो मैं क्या करूंगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज through the circuit plus the work done in moving the charge from the lower potential to the higher potential। किसमें, बैटरी में। ठीक है, तो यहां पे मैं ई को क्या लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट इज, नाउ दिस इज द सम ऑफ दीज टू। इन दोनों का अगर सम है तो देखो, मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, मैं क्या लिखूं, पोटेंशियल, तो यहां पर ई की वैल्यू को मैं इस तरह से अगर दर्शा लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह से देखो, दैट ई इक्वल्स टू लेट्स से इट इज वी प्लस सम वी डैश। ठीक है, मैंने इसके लिए क्या नाम दिया, इट इज सम वी एंड दिस इज सम वी डैश। ठीक है, यहां मैं अगर देखूं तो V की वैल्यू क्या है, लेट्स से I करंट फ्लोस,
I करंट अगर फ्लो कर रहा है तो V की वैल्यू कितनी है? इट इज I इंटू R, और V डैश जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इट विल बी I इंटू R। क्या ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा। इसकी वैल्यू अगर मैं अब यहां पर पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एप्सिलॉन विच इज द EMF इक्वल्स टू IR प्लस IR। तो यहां से जो वैल्यू आएगी किसकी? I की, वो कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल लिया? आई फाउंड द वैल्यू ऑफ करंट विच इज E अपॉन R प्लस R। इस वैल्यू को निकालने के बाद अब मैं V और V डैश की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां से V की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो V क्या होगा? इट विल बी IR, और I की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो ये कितना आ गया? I मल्टीप्लाइड बाय E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली? V की। अच्छा, इसके अलावा देखो, मैं अगर बात करूं यहां से V डैश की, है ना, तो यहां से और मैं क्या लिख सकता हूं? दैट V इक्वल्स टू E माइनस V डैश। मैं यहां से जो एक चीज और लिख सकता हूं वो क्या है? दैट V इक्वल्स टू E माइनस V डैश। तो इस इक्वेशन का मुझे क्या फायदा हुआ? इस इक्वेशन का मुझे ये फायदा हुआ कि अब मैं यहां से आराम से ये चीज देख पाऊंगा कि जो हमारा V होगा, क्या होगा? V होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी E माइनस I इंटू छोटा r। V डैश तो छोटा r है यार। ठीक है, तो ये वैल्यू आई E माइनस I एंड छोटा r, बिकॉज V डैश कितना है हमारा? V डैश जो है वो तो छोटे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इससे मुझे क्या चीज पता लग रही है? तो EMF में से समथिंग इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, और क्योंकि समथिंग इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द EMF, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी एक एक्सटर्नल सर्किट में एक EMF, सम EMF वाला सेल अगर एक कनेक्टेड होगा, तो क्या हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो EMF से कम मिलेगा? सोचो जरा, समथिंग इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम EMF, और कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग? IR। तो अगर मैं IR अमाउंट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका सीधा सीधा क्या सिग्निफिकेंस है? दैट मेरे को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इट विल बी लेस देन द EMF ऑफ द सेल। मतलब कि V इज ऑलवेज, आई कैन से V इज लेस देन E इन केस ऑफ, इन सच केसेस। ठीक है, इन केस ऑफ लोड रेजिस्टेंस कनेक्शन। ठीक है, मतलब कि ओपन सर्किट नहीं अगर मैंने छोड़ा तो उस केस में हमेशा मुझे क्या मिलेगा? द पोटेंशियल डिफरेंस विच आई गेट इट विल ऑलवेज बी लेस देन द EMF ऑफ द बैटरी या फिर सेल। तो ये वाली चीज समझ में आई। जो 12 जूल थी वो कहां यूटिलाइज हुई? इनपुट। ठीक है, ये क्या था? हमारा इनपुट था, और वो क्या था? EMF। 13 जूल जो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिला वो क्या मिला? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस। वहां से ये चीजें मुझे अब क्लियर हो पा रही हैं और ढंग से। तो इनपुट मिला कितना? 15 जूल, निकल के आया कितना? 13 जूल, और वो क्या था? मेरा आउटपुट। तो जो 2 जूल का लॉस हुआ वो कहां गया? इस इंटरनल रेजिस्टेंस में। वो यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहां पर गया? दिस हैज गॉन इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब कि मैंने जो भी पढ़ा वो सारी चीजें एकदम सही है EMF ऑफ द बैटरी के साथ में, इसीलिए हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहां लगाया जाएगा। ठीक है, ओके। देखो, अब बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आखिर होता है तो होता किस तरह से? ये इस तरह से, ये एक बैटरी लगाई, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर वापस से एक बैटरी लगा दी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑपोजिशन में हो या फिर सपोर्ट में हो। ये सपोर्ट में दिख रही है, इसका करंट भी इधर फ्लो करा, इसका करंट भी इधर फ्लो करा, मतलब कि ये दोनों बैटरीज किसमें? दीज बैटरीज आर सपोर्टिंग ईच अदर। मतलब अगर इसमें EMF की वैल्यू 10 वोल्ट है और इसमें 20 वोल्ट है, तो जो मुझे E इक्विवेलेंट यहां से बन के मिलेगा वो क्या मिलेगा? व्हाट आई गेट इज, मान लिया कि ये है कुछ R1 और ये है कुछ R2, तो R इक्विवेलेंट तो आ जाएगा सीरीज में, और ये कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2। और यहां पर जो E इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? आई विल गेट इट एज 30 वोल्ट्स।
ठीक है, तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। यही अगर ऑपोजिशन में होती तो जो भी बैटरी डोमिनेटिंग होती उस डायरेक्शन में मुझे ये मिलता कि करंट फ्लो कर रहा है। आगे चला तो मैंने देखा कि इसका एक जनरल रिजल्ट ही क्यों ना डिराइव कर लिया जाए। लेट्स डिराइव द जनरल रिजल्ट। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस तरह से मेरे पास में एक सर्किट है जिसमें दिस इज द बैटरीज जो इस तरह से कनेक्टेड है एंड दीज आर कनेक्टेड टिल इंफिनिटी। ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है विच इज द लोड। ये मेरे पास में जो सर्किट है वो है। इन सभी बैटरीज का जो ईएमएफ है इट इज इक्वल ई और ये है सब R। इंटरनल रेजिस्टेंसेस कितने हैं सबके? R है। तो जब मैंने इसकी कोशिश की इसके लिए एक सिंगल निकालने के लिए, एक सिंगल डिराइव्ड रिजल्ट निकालने के लिए, तो मैंने ये देखा कि इस तरह से जब मैं बैटरीज को कंबाइन करता हूं, लेट्स से दीज आर n बैटरीज। कितनी बैटरीज हैं? n बैटरीज हैं। और इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि n ही क्या है यहाँ पे? n ही है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियरली विजिबल है। ठीक है ना? तो देखो मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं ई इक्विवेलेंट, इसका जो मेरे पास में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और ई इक्विवेलेंट कितना होगा? सबकी वैल्यू सेम है क्योंकि ई सारे सेम है एंड देयर आर एन नंबर ऑफ दीज बैटरीज जिनका की ईएमएफ जो है इट इज ई। तो आई कैन से दैट द ई इक्विवेलेंट विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी एन टाइम्स ई। ठीक है, और सिमिलरली मैं अगर आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? एन आर। ठीक है, एन रेजिस्टेंसेज हैं, सीरीज में है तो दे विल बी एडेड अप, आर प्लस आर अप टू एन। तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास में? इट विल बी इक्वल टू एन आर। तो इस तरह से ई इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया। तो अब करंट थ्रू द सर्किट क्या हो जाएगा? ये सीरीज में मौजूद है, सो आई कैन राइट दिस इज आर इक्विवेलेंट एंड दिस इज ई इक्विवेलेंट। ठीक है, so I can write that the current through the circuit I is equal to how much? It is E equivalent divided by how much? Divided by the R equivalent. R equivalent is the total R equivalent. तो E equivalent मेरे पास में कितना है? It is M E and this divided by R equivalent is this. ये छोटे वाले मतलब internal resistances का R equivalent plus the bigger load resistance. तो इस तरह से मैंने यहाँ पे करंट कैसे डिराइव किया? It is equal to एनी अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर। और यहां मैं अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को भी पुट कर दूं तो यहां पर क्या मैं एन आर लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो आई कैन राइट हियर एन आर। सो दिस इज द करंट थ्रू सच अ सर्किट जिसमें कि ऐसे एन बैटरीज कनेक्टेड हो। ये एक स्पेशल केस था जिसमें कि सारी जो बैटरीज थी इनका ईएमएफ क्या था? सेम था। ठीक है, अब इसी तरह से मैं बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से इन बैटरीज को जोड़ा जाता है। लेट्स सी। सेकेंड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइए देखें किस तरह से जोड़ा गया, किस तरह का एक सर्किट डिजाइन किया गया इनके लिए स्पेशली। देखें, इसको ड्रॉ करें। ठीक है, ये हो गया और ये आगे का सर्किट और बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा ये लोड रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। ये हमारे हो गए R1, R2। लेट्स टेक द बैटरीज ऑफ डिफरेंट ईएमएफ्स E1 और E2। ठीक, ये है हमारे पास में। तो अगर इस सर्किट में I करंट फ्लो करता है, कितना करंट? I करंट, तो यहां पर भी I होगा और यहां पर आके वो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? इट विल गेट डिवाइडेड इनटू I1 एंड I2। होगा ही सही डिवाइड।
ये करंट डिवाइड होगा। चलो और देखते हैं। और इसको अगर मैंने एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि ये देखो यहां पर दोनों के लोअर पोटेंशियल, लेट्स कंसिडर दिस टू बी एट 0 एंड दिस टू बी एट, कितना हो जाएगा अगर करंट इस तरह से I1 और I2 बह रहा है तो यहां पर मुझे मिलना चाहिए IR। ठीक है, यहां कितना मिल जाना चाहिए मुझे IR, क्योंकि पूरे के अक्रॉस कितना है V इक्वल्स टू IR, तो मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया यहां पे। कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू IR। अब ये अगर I1 है और ये अगर I2 है तो मैं इसका इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाऊंगा, वही तरीका है। ये आ गई हमारी बैटरी, ये आ गया हमारा R इक्विवेलेंट, ये आ गया हमारा कैपिटल R। जो हमारा लोड है दिस इज द R इक्विवेलेंट, दिस इज द बैटरी E इक्विवेलेंट, और ये हमारा जो करंट इसमें फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे I लिखना होगा तो व्हाट आई राइट इज I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्वल। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैं हमेशा लिखूंगा हमारे इसको निकालने के लिए, करंट को निकालने के लिए। चलो आगे देख लेते हैं। आगे मैंने इस वाले सर्किट को एनालाइज किया और इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में हमारा जो नोडल मतलब कि जो जंक्शन रूल है उसको अप्लाई करने की कोशिश की। तो देखो करंट ऐसे बह रहे हैं, यहाँ पे करंट ऐसे बह रहे हैं, तो आई कैन मार्क दिस टू बी पॉजिटिव एंड दिस टू बी नेगेटिव। फॉल हो रहा है करंट, ऐसे ही यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो IR किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की कोशिश करूं तो आई कैन राइट दैट फ्रॉम हियर E1 इट इज पॉजिटिव माइनस I1 R1 इक्वल्स टू IR। आई कैन राइट E1 माइनस I1 R1 इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये इस वाले सर्किट के लिए। और ऐसे ही नीचे E2 बैटरी वाले की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, E2 माइनस I2 R2 विच विल बी इक्वल टू अगेन IR। ठीक है, इस तरह से दो इक्वेशंस हैं। तो ऐसे अगर पैरेलल में और भी बैटरीज लगी होती, मैंने क्या बोला, अगर इस तरह से पैरेलल में और भी बैटरीज लगी होती तो इसी तरह से उनका केस चलता रहता एंड तक। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको R1 से डिवाइड करते हैं, इसको R2 से डिवाइड करते हैं। दैट सी देखें जरा क्या आता है, ये कितना आ जाता है, व्हाट आई गेट इज R1 माइनस I1 इक्वल्स टू IR इंटू ये हो गया 1/R1। ठीक है, कुछ इस तरह की टर्म आएगी। और अगर इस तरह की n बैटरीज हैं और उनको अब मैं कंटिन्यूअसली ऐसे डिवाइड करता जा रहा हूं, इस टर्म को देखें, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी E2 अपॉन R2 माइनस I2 इक्वल्स टू IR अपॉन R2। तो ऐसी n बैटरीज का अगर मैं एक कॉम्बिनेशन लूं और इन सभी को इस तरह से डिवाइड करता जाऊं, ठीक है ना, तो यहां पर जो मेरे पास में टर्म बनेगा वो वाला टर्म क्या बन जाएगा, आई विल गेट सिग्मा EI अपॉन RI। ठीक है, माइनस सिग्मा I एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, IR सिग्मा 1 अपॉन RI। ठीक है, ये टर्म बनेगा, है ना। अब इसमें देखो सिग्मा I लिखना तो बेवकूफी है। इसको अगर मैं सिर्फ सिग्मा I, इसको सिर्फ अगर I भी बोल दूं तो एक ही बात है। ठीक है ना, इसे सिग्मा I बोलना क्या होता है, सिग्मा I बोलो। तो इसको अगर मैं टोटल करंट लिखूं तो टोटल करंट यही है, टोटल करंट इज I। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अगर इसको I भी लिख दिया तो इट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा डायरेक्टली I। अब क्या हो जाएगा यहां से, अब अगर मैं I निकालने की कोशिश करूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ I। तो यहां से I की वैल्यू निकल के आ जाती है, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट इज सिग्मा EI अपॉन RI डिवाइडेड बाय 1 प्लस R सिग्मा 1 अपॉन RI। ये मेरे पास में यहां से I की वैल्यू निकल के आ जाती है। अब इस वाली वैल्यू को लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया किससे, 1 अपॉन RI से। ठीक है, सो आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सिग्मा 1 अपॉन RI। तो उस केस में मुझे यहां से क्या मिल जाता है, आई गेट द वैल्यू ऑफ I टू बी इक्वल टू हाउ मच, इट इज
सिग्मा EI अपॉन RI अपॉन सिग्मा 1 अपॉन RI, ये टर्म तो ऊपर की है ही जो यहां पर आ जाएगी, एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन RI प्लस R। मेरे पास में यहां पे कुछ इस तरह की एक टर्म निकल के आ जाती है इफ आई मल्टीप्लाई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय सिग्मा 1 अपॉन RI। ठीक है, दिस इज द टर्म विच आई एम गेटिंग बाय सॉल्विंग दिस। यहां से जो मैंने I की वैल्यू कैलकुलेट की है, इस वैल्यू से जब मैं सिग्मा 1 बाय RI को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो उस केस में मुझे क्या मिल जाता है, I की वैल्यू मिलती है सिग्मा EI बाय RI अपॉन सिग्मा 1 अपॉन RI एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सिग्मा RI प्लस R। ठीक है, दिस इज द टर्म विच आई एम गेटिंग। अब देखो, मैं अगर यहां से I की बात करूं तो मेरे पास में ये वाला एक्सप्रेशन आया था, और जब मैं यहां देखूं I को तो वो वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। इन दोनों एक्सप्रेशंस में कोई फर्क तो है नहीं, क्योंकि ये मैंने फाइनल सर्किट ही तो बनाया था जिसमें मैंने क्या लिखा था, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और ये कैपिटल R। तो इसमें R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ गया, ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, क्या ये वाला पोर्शन R इक्विवेलेंट है? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जब भी मैं R इक्विवेलेंट लिखूंगा किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, तो आई विल राइट 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन RI। ठीक है, यहां से जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन RI। ठीक है ना, ये इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है, R की वैल्यू तो R है ही, और ये जो पूरा का पूरा टर्म है, दिस टर्म इज R, व्हाट, दिस टर्म इज द E इक्विवेलेंट ऑफ दिस बैटरी। ये वाली टर्म मुझे क्या देगा हमेशा, E इक्विवेलेंट इस वाली बैटरी का। तो इस तरह से मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की, और इसी तरह से मैंने किसकी बात की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी अब बात कर ली है। ठीक है, R इक्विवेलेंट सीरीज में अलग और पैरेलल में कुछ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को एनालाइज करने के लिए मैंने कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखा, कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हमारे जो इक्वेशंस आई थी, और उससे मैं एक रिजल्ट पे पहुंचा, जो रिजल्ट मुझे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो हम लोग देख चुके हैं किस तरह से सिमेट्रिक सर्किट्स बने थे। सिमेट्रिक सर्किट्स के बाद में हम लोगों ने बात की कि किस तरह से हम लोगों ने मिरर सिमेट्री अप्लाई की, फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई की, हमने ईएमएफ की बात की, और भी हमने कई चीजें पढ़ी। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर, पावर के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। अब देखें आखिर ये पावर क्या है और एनर्जी क्या है। देखो, एक अगर मैं नॉर्मल सा एक सर्किट ड्रॉ करूं, एक सिंपल सर्किट मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज अ बैटरी विद अ पोटेंशियल V, ये एक रेजिस्टर है जो यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, ये V है, इसका रेजिस्टेंस है कुछ R। ठीक है, लेट्स से I करंट फ्लो करता है। इस वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो किया, इस सर्किट में फ्लो किया करंट I। अब इसको जब मैंने आगे बढ़ के देखा और इसमें एनर्जी लिखनी चाहिए, तो मैंने ये जाना कि एनर्जी देने का काम कौन करता है। एनर्जी देने का काम किया किसने, हमारी बैटरी ने, और एनर्जी लेने का काम किसने किया, रेजिस्टर ने। सो एनर्जी गिविंग कौन होता है, एनर्जी गिविंग इज द बैटरी। ठीक है, बट एनर्जी टेकर कौन होता है, एनर्जी को टेक करने वाला या फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करने वाला कौन है, इट इज द रेजिस्टर जो हमारे पास में लगा हुआ है। ठीक, लेट्स से एक छोटा सा चार्ज dq, और उसके लिए अब मैं लिखना चाहता हूं क्या, एनर्जी। तो यहां से जो एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा वो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी dE इक्वल्स टू dq इंटू V। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है, मैं वहां से ये वाला रिलेशन आराम से लिख सकता हूं, Q इंटू V, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द बैटरी इन द सर्किट। ठीक है, अब देखो पार की जो यूनिट है, पार POWER मतलब कि पावर, इसकी जो यूनिट है पार को मैं डिफाइन करता हूं कैसे, P इज डिफाइंड एज dE बाय dt, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे dE बाई dt इसको कर देता हूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाता है, देयरफॉर P इक्वल्स टू हाउ मच, dQV बाई dt, मतलब कि V dQ बाई dt। ये मिल जाएगा मुझे, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करते ही, और इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया तो मैंने देखा यार ये dQ बाई dt क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द करंट। तो ये आ गया मेरे पास में V इंटू
आई, मतलब कि पार की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू V इंटू आई इन अ सर्किट। ठीक है, ये सिर्फ तभी वैलिड होगा जब सारी की सारी जो एनर्जी है वो कौन खा गया, हमारा रेजिस्टर, मतलब और किसी भी तरह की एनर्जी का कोई चेंज नहीं है। और ये जो पार है, ये जो निकल के आती है, इट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी कंज्यूम के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर पुट करूं तो मेरे पास में यहां से आप देखो पार कितनी आ जाती है, P इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर, मतलब कि ये कितना हो गया आई स्क्वायर आर, हुआ कि नहीं। पार यहां से क्या आ गई आई स्क्वायर आर, और इसी को अब मैं अगर यहां पर आई इक्वल्स टू वी बाय आर लिखूं तो यहां से मुझे और क्या मिल जाता है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो इस तरह से मेरे को पार के लिए दो रिलेशंस नए और मिल जाता है, और वी आई तो है ही। ठीक है, अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं, जो मैं वहां पे बात कर रहा था हीट एनर्जी की, किसकी बात कर रहा था, हीट एनर्जी की, जो कि कहां पर चली जाती है, रेजिस्टेंस में जो हमारे पास में लॉस होता है। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, क्या यहां से मेरे पास एक्सप्रेशन जो आता है वो ये आता है दैट डीई बाई डी टी इक्वल्स टू पी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, डीई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये वाली जो डीई है, ये वाली जो डीई है जो मैंने यहां से लिखी है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो मैंने यहां से क्या लिखा, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H equals to how much? It is I square R into T, where H is the heat energy. ठीक है, पर ये रिलेशन सिर्फ कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब I की वैल्यू क्या है, I इज अ कांस्टेंट। I कितना हो, जब मेरे पास में कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल I हुआ तो मुझे जो ऊपर वाला रिलेशन है इसी को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं, फर्जी सा एग्जाम्पल है। देखो, एक ये इस तरह से एक सर्किट है, इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। मुझे किसी ने बोला कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में जो हीट एनर्जी जनरेट हुई है उसे कैलकुलेट करके बताओ। तो यहां से h क्या होता है, h फॉर कांस्टेंट करंट, 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट, मतलब कि आई स्क्वायर आर टी मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आर की वैल्यू भी 2, टाइम भी 2, और आई स्क्वायर कितना है 2 इंटू 2। तो यहां से मुझे 2 टू 4 टू 8 टू 16 जूल्स विल बी द हीट एनर्जी विच इज बीइंग डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर। ठीक है, अब इसी में अगर मैं एक एग्जांपल लूं जिसमें कि आई क्या है, इट इज वेरिएबल। तो देखो आई वेरिएबल का एग्जांपल कैसा होगा, लेट्स सी। आई वेरिएबल के लिए, अरे मान लिया कि ये रेजिस्टर जो है इट इज ऑफ 2 ओम, द करंट फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टी, और कितना दे रखा है आई इक्वल्स टू 2t। ठीक है, किसी ने फिर से वही चीज बोली, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में हीट डिसिपेटेड मुझे यहाँ पे बतानी थी। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा, व्हाट आई राइट इज h इक्वल्स टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, इसको यूज करना है, देखो आई स्क्वायर आर डी टी, इस वाले फॉर्म को, क्योंकि ये क्या है वेरिएबल के लिए और ये क्या है आई वेरिएबल के लिए। यहां पर जो किया था मैंने आई कांस्टेंट के लिए किया था, तो यहां से अब मुझे देखें जरा क्या मिलता है, व्हाट आई गेट इज h इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 2, द टाइम इज 2 सेकेंड्स, आई स्क्वायर आर, आई इक्वल्स टू 2t मतलब कि 4t स्क्वायर इंटू आर इज 2 ओम्स डी टी। 2 4 8 कांस्टेंट ये बाहर आ गया, तो h कितना आ गया मेरे पास 8 इंटीग्रल 0 टू 2 t स्क्वायर डी टी। तो ये कितना हो जाता है 8 इंटीग्रल t स्क्वायर डी टी विल बी t क्यूब बाय 3, सो दिस बिकम्स t क्यूब बाय 3 एंड फ्रॉम 0 टू 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन आई कैन सॉल्व इट फॉर t एंड गेट द आंसर। तो इस तरह से मैं हीट एनर्जी किस तरह से जब I कांस्टेंट ना हो उस केस में निकाल सकता हूं, और जब I कांस्टेंट हो उस केस में भी बड़े आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं हाउस वायरिंग जो हमारी होती है, मतलब कि हमारे घर में जो बिजली विभाग से बिजली आ रही है उस वाले सिस्टम के बारे में, कि आखिर किस तरह की सप्लाई हम लोगों को मिलती है, एंड व्हाट इज द सिस्टम इन आवर हाउसेज जो हमें
बिजली मेंटेन करनी होती है, किस तरह से लाइट हमारे यहाँ पर आ रही है, किस तरह से जा रही है, क्या उसका वोल्टेज है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इन्हीं सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो जो इंडियन हाउसिंग सिस्टम है, जो हमारा इंडियन सिस्टम है, देयर इज ए स्टैंडर्ड विच इज सेट। तो उस स्टैंडर्ड में 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज की सप्लाई हमारे यहाँ पर आती है। ठीक है, द वोल्टेज विच इज मेंटेन्ड इज 220 वोल्ट्स, इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है, उस वाली फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, देन द फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 50 हर्ट्ज। वहीं अगर हम अमेरिकन सिस्टम की बात करें विच इज द यूएस, तो यहां अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस में जो सप्लाई है इट इज 110 वोल्ट्स एंड 60 हर्ट्ज। ठीक है, वहां पर कम वोल्टेज पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जाती है। पर इससे फर्क क्या पड़ता है, क्या होता है, वो सब चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। दैट इस कम वोल्टेज का क्या फर्क है, इस ज्यादा वोल्टेज का क्या फर्क है, एंड ऑल दो स्टफ। ठीक है, इंजीनियरिंग में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली फील्ड में घुसते हैं तो दीज थिंग्स विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू, और आपको पता लगेगा किस तरह से हाउस वायरिंग की जाती है। तो देखो हमारे यहाँ जो हाउस वायरिंग होती है, हमारे यहाँ पर जो हाउस वायरिंग होती है इट इज इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों होती है भाई, ये भी बताओ। जो हमारी हाउस वायरिंग हुई इट इज डन इन पैरेलल। पर सर पैरेलल में ही क्यों, वाई पैरेलल, सीरीज में क्यों नहीं की गई? क्योंकि देखो सीरीज में अगर एक भी डिवाइस उस सीरीज में खराब हो गया तो वो बाकी आगे के जितने भी डिवाइसेस उसके आगे कनेक्टेड है उन सबको भी बंद कर देता है। वहीं पैरेलल में ऐसा नहीं होता, सबके अक्रॉस एक सेम पोटेंशियल मेंटेन्ड होता है, और इसलिए हमारे जो डिवाइस हैं, अगर कोई एक डिवाइस बीच में खराब भी हो जाता है उसका फर्क बाकी डिवाइसेस पे किसी भी तरह से नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज कनेक्शन को यूज करने के, और एडवांटेजेस हैं पैरेलल कनेक्शन को यूज करने के। अब देखो घर में एनर्जी आती है, हम लोग बिल भी पे करते हैं, और अगर आप लोग बिल पे नहीं कर रहे हैं इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, विच इज अ क्राइम, और आपको नहीं करना चाहिए। इससे हमारे देश को बहुत नुकसान है। ठीक है, और इसी चक्कर में हम लोग कई देशों से पिछड़े हुए हैं। तो देखो बिजली की चोरी रोकने के कई तरीके हैं, पर तो भी हमारे यहाँ पे लोग कर ही लेते हैं, उनको तो हम लोग रोक नहीं सकते। पर बात यह है कि भाई बिजली की अगर चोरी नहीं है तो जो लोग बिजली काम में ले रहे हैं वो लोग आखिर पैसा दे रहे हैं तो किस चीज का दे रहे हैं? अगर वो लोग पैसा दे रहे हैं किसी चीज का तो वो करंट का पैसा दे रहे हैं क्या? वो किस चीज का पैसा दे रहे हैं? आर दे पेइंग फॉर द करंट? आर दे पेइंग फॉर द फ्रीक्वेंसी? आर दे पेइंग फॉर द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज मेंटेन? नहीं, इन तीनों के लिए ही वो पैसा नहीं दे रहे हैं। दे आर पेइंग फॉर एनर्जी। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एनर्जी की। दे आर पेइंग फॉर एनर्जी। ठीक है, हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि एक यूनिट, वो एक यूनिट क्या है? इस एनर्जी की जो यूनिट है इट इज मेजर्ड इन किलोवाट आर। इसकी यूनिट क्या होती है? इट इज किलोवाट आर। ये जो किलोवाट आर है ये क्या है? एनर्जी की यूनिट है। इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे कोई बोले कि 1 किलोवाट आर जो बिजली है वो खर्च हुई है, मतलब कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, दिस मीन्स दैट 1 घंटे तक फॉर 1 आवर एक डिवाइस है 1000 वॉट का, 1000 वॉट का, जो कि रन किया है। ठीक है, 1 घंटे तक 1000 वॉट का एक डिवाइस जब रन करता है तो जो वो बिजली कंज्यूम करता है वो क्या कहलाती है? एक यूनिट, या फिर 1000 किलोवाट, या फिर 1 किलोवाट आर। इट्स नॉट 1000, इट इज 1 किलोवाट आर। तो इसे अगर मैं एनर्जी की यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहूं, इसे अगर मैं जूल में लिखना चाहूं तो जूल में कितना हो जाएगा? किलोवाट आर। मतलब कि दिस बिकम्स 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो ये कितना आ जाता है? 36 इंटू 10⁵ जूल्स। मतलब कि जब हम हमारे जनरेटिंग स्टेशन से, या फिर मैं ऐसा कहूं कि बिजली विभाग से इतनी बिजली खींच लेते हैं तब जाके हम 1 यूनिट का पैसा देते हैं। तब जाके हम कितनी यूनिट का पैसा देते हैं? 1 यूनिट का पैसा।
तो देखो कितनी ज्यादा हमने एनर्जी खींची है, और उसके बाद हम लोग 1 यूनिट का पैसा देते हैं। अब ये जो 1 यूनिट का पैसा है, ये हर स्टेट में अपना है। किसी स्टेट में बिजली सस्ती होगी, किसी स्टेट में बिजली महंगी भी हो सकती है। इसी तरह से कुछ स्टेट्स में ऐसा भी है कि एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको बिजली जो है वो महंगी लगने लगती है। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसा बोलती हैं कि आप ऐसा करो, आप 100 किलोवाट आवर तक की बिजली जो है ये तो आप हमसे ले लो 5 रुपए यूनिट में, ठीक है। इसके बाद की 100 से लेके 300 किलोवाट आवर तक की अगर आपने एनर्जी कंज्यूम की तो आप इसका जो पैसा दोगे इट विल बी 8 किलोवाट आवर, ठीक है। और इस तरह से उनकी स्लैब्स मेंटेन करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्लैब्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग जनरेशन पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, और इस तरह से इन चीजों को किया जाता है, ठीक है। अब हाउस वायरिंग जो होती है वो हमने देख ही लिया, इट इज डन इन पैरेलल, जिससे कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बचे रहें और एक इंस्ट्रूमेंट खराब होने पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब नहीं हो जाएं, ठीक है। हाउस वायरिंग की हमने बात की। और जो सप्लाई आती है इट इज ऑलवेज अ 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है। सप्लाई कैसी होती है, इट इज 3 फेज एसी सप्लाई। अब वो 3 फेज एसी सप्लाई के डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू नो दैट हाउस में जो हमें सप्लाई मिलती है इट इज अ 3 फेज सप्लाई। हमने कई बार ऐसा देखा है यार कि हमारे घर में तो लाइट चली गई और पास वाले के यहाँ पर लाइट आ रही है, तो वो क्या होता है, एक फेज उसमें फेल हो गया, जबकि बाकी के 2 फेजेस में आराम से अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर वही चीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला चैप्टर फॉर्म करता है, और इसीलिए इस चैप्टर को बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। तो देखो इस तरह से हमने एनर्जी निकाल ली, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। हमें अब ये भी पता लगा कि पार जो है, मतलब हम करंट के पैसे नहीं दे रहे। हम अगर बोल रहे हैं लाइट चली गई, इसका ये मतलब नहीं है कि करंट आना बंद हो गया, ना इसका ये मतलब है कि वोल्टेज जो था वो बंद हो गया, एनर्जी आनी बंद हो गई, ठीक है। मतलब अ वोल्टेज इज मेंटेन्ड, एक वोल्टेज वो लोग मेंटेन करते हैं जो क्या है हमारे इंडियन सिस्टम में, इट इज 220 वोल्ट्स एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ठीक है। और इसी के थ्रू अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी बिजली का कंजम्पशन होता है अलग अलग डिवाइसेज में। जैसे हमने देखा है बहुत नॉर्मली बल्ब यूज होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं सबके घर में, ठीक है। आजकल हमने देखा है टीवीज होते हैं, आजकल एलईडी वाले टीवी बहुत चल गए हैं। पहले बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, आजकल तो दीवार पे टांगो और बढ़िया पिक्चर देखो। तो वो सब चीजें अब ऑब्सोलीट हो गई हैं और अब जमाना आ गया एलईडी वाले टीवीज का, विच आर लेस पावर कंज्यूमिंग। तो देखो चीजें धीरे धीरे एडवांस होती जा रही हैं और इस फील्ड में हम लोग अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज द हाउस सिस्टम ऑफ वायरिंग। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे जिसके ऊपर जेईई मेंस में और आईआईटी में भी कुछ साल पहले इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, विच आर रिलेटेड टू बल्ब्स, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं, चलो। चलो लेट्स स्टडी अबाउट द बल्ब्स। और देखते हैं आखिर ये जो बल्ब प्रॉब्लम्स हैं इनको किस तरह से किया जाता है, ठीक है। मान लो कि मैंने इंडिया से एक बल्ब खरीदा, मैंने एक बढ़िया सा बल्ब खरीदा हमारे देश से, और इसकी जो रेटिंग थी, इसकी रेटिंग पे लिखा था 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट। क्या लिखा था इसके ऊपर? 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट। इसका जो मतलब होता है, ये जो रेटिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप लोगों ने देखी होगी, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाएगा
उस केस में जो ये बिजली खाएगा, मतलब कि जो ये पावर कंज्यूम करेगा, वो कितनी होगी? इट विल बी 100 वॉट। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस मीन्स। अब ये हमने कहां खरीदा था बल्ब को? इंडिया में खरीदा था। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं तो देखो जरा, पावर क्या होती है? P इज हाउ मच? P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहां से मेरे पास में R कितना आ जाएगा इसका? R इक्वल्स टू V स्क्वायर, मतलब कि 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द P विच इज 100 वॉट्स। ठीक है, तो यहां से मैंने इसका क्या कैलकुलेट कर लिया है? रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस बीइंग अ फिजिकल क्वांटिटी, रेजिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये तो बदलेगी नहीं है, तो उसके बल्ब के फिजिकल नेचर पे है। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में लगाया तो अलग रेजिस्टेंस और अमेरिका में लगाया तो अलग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो उसके अंदर जो वायरिंग यूज की है या आपने जो मटेरियल यूज किया है उसकी प्रॉपर्टी है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ये सारी चीजें एक मटेरियल की वेरी करती हैं और दूसरी चीजों पर डिपेंड करती हैं। तो देखो रेजिस्टेंस आ गया 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखो इसी वाले बल्ब की हमने बात की कि अब इस वाले बल्ब को लेके वी गो टू अमेरिका। हम कहां चले गए? इसको लेके अमेरिका में चले गए। और अमेरिका के बारे में मैंने अभी अभी पढ़ा कि जो हाउस वायरिंग सिस्टम है वहां पर जो सप्लाई आती है वो कितनी आती है? द सप्लाई विच कम्स इज 110 वोल्ट्स। तो ऐसा तो नहीं है कि इस बल्ब को जब मैं लेके अमेरिका चला जाऊंगा तो ये बल्ब चलेगा ही नहीं, ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। तो अब आखिर फर्क पड़ेगा तो किस चीज पे पड़ेगा? रेजिस्टेंस इस बल्ब का सेम रहेगा। तो देखो यहां पर अगर मैं लिखूं, R की वैल्यू, तो R की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? V स्क्वायर बाय P अगेन। तो ये आ जाएगा मेरे पास में V स्क्वायर इज हाउ मच? 110 स्क्वायर अपॉन P, जो अब मुझे पता नहीं है कितनी कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, तो यहां से मैंने लिखा P इक्वल्स टू 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ठीक है, और ये R क्या यही वाला R है? बिल्कुल है सर। तो अगर मैं इस 1 को इस इक्वेशन में डालूं तो मेरे पास में क्या आती है? नई वाली पावर P इक्वल्स टू 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच? 220 स्क्वायर बाय 100, मतलब कि 220 स्क्वायर इंटू 100, ये लिखा हुआ है मेरे पास। और इसे जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में जो पावर आई वो कितनी आई? इट इज 25 किलो वॉट। तो यार ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? तो ये 100 वॉट की पावर खा रहा था और यहाँ पर क्या कर रहा है? 25 किलो वॉट ही खा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि ये 25 किलो वॉट खाने लगा? डिफरेंस कहाँ था? रेजिस्टेंस वॉज सेम, इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर भी वही और यहां पर भी वही, मतलब कि R रिमेन्स द सेम। पर क्या वोल्टेज को वेरी करने पे पावर पे फर्क पड़ गया? बिल्कुल पड़ा। और पावर इंडिया में क्या वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा था? और क्या यूएस में जाके जो उसने पावर कंज्यूम की क्या वो कम थी? मतलब उसी रेजिस्टेंस पे हमारा जो बल्ब था उसने एक बहुत कम पावर को कंज्यूम किया, विच वॉज 1/4 ऑफ दिस पावर। रेटिंग पे तो था 100 वॉट। ठीक है, और जो उसने पावर कंज्यूम की यूएस में जाके जला, ऐसा नहीं कि वो जला नहीं, बल्ब हमारा जला, पर उसने पावर जो कंज्यूम की वो कितनी थी? इट वॉज जस्ट 25 किलो वॉट। मतलब कि मैंने क्या देखा यहाँ पे कि यूएस में जाके पावर जो थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और किसकी वजह से? इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो वहां पर हाउस वायरिंग में होता है। ठीक है ना। अब देखो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिर किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेट्स सी। देखो मुझे दिया हुआ है 3 बल्ब, इसकी रेटिंग है 220 वोल्ट्स, 100 वॉट। सेकेंड बल्ब अगेन 220 वोल्ट्स एंड 50 वॉट। और एक बल्ब और है विच इज 220 वोल्ट्स एंड 25 वॉट। ठीक है, दिस इज द कंडीशन विच इज बीइंग गिवन टू मी। अब मुझे कहा गया कि इन तीनों बल्ब्स को किसी ने उठा के सीरीज में जोड़ दिया। किस में जोड़ा? इन बल्ब्स को सीरीज में। तो जब इनको सीरीज में जोड़ा गया तब क्या कैसा दिखा ये? कुछ इस तरह से। लेट्स से दिस इज B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3। तो मैंने यहां पर भी मार्क किया B1, B2 एंड B3। ठीक है ना।
और एक सप्लाई दे दी गई, सप्लाई वही है 220 वोल्ट की, सप्लाई को चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। इनको 220 वोल्ट की ही सप्लाई पे जो बल्ब थे इनको सीरीज में जोड़ दिया गया, और फिर मुझसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा बल्ब जो है, इनमें से कौन सा बल्ब जो है वो सबसे ज्यादा तेज चमकेगा, ठीक है। द ब्राइटेस्ट बल्ब मुझसे पूछा गया, द ब्राइटेस्ट बल्ब। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, लेट्स सी। देखो जरा, कोशिश करो इसको करने की, क्या होगा। सब लोगों को एक चीज जो दिख रही है यहाँ पे, वो पहली चीज क्या है कि यार इनके थ्रू जो करंट है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो करंट होगा इनके थ्रू वो कैसा होगा, द करंट विल बी सेम। तो अगर करंट सेम है, मतलब कि P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर वाला जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं मेरे काम आने वाला है, ठीक है। लेट्स सी, अब पार जिसकी भी ज्यादा होगी इनमें से, उसके साथ में क्या होगा, वो ज्यादा ब्राइट चमकेगा। तो देखो देखते हैं, सबसे पहले इनके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले किसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, B1 का। तो B1 के लिए लेट्स से द रेजिस्टेंस इज R1, तो R1 क्या हो जाएगा, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच, द पार विच इज 100 वॉट्स, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर R2 कैलकुलेट करूं तो वो कितना हो जाएगा, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। एंड सिमिलरली अब मैं अगर R3 कैलकुलेट करूं तो R3 क्या हो जाएगा, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। क्लियरली विजिबल है, R1, R2 और R3 की वैल्यूज यहां से मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब इसमें अगर मैंने कंपैरिजन किया तो कौन सबसे बड़ा, R1, R2 या R3, बताओ यार, देखो जल्दी से कौन सबसे बड़ा होगा, R1 बड़ा, R2 बड़ा कि R3 बड़ा, देखो जल्दी। डिनोमिनेटर छोटा इसका है या इसका है, इसका है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा मतलब कि वो वाली टर्म सबसे बड़ी, ठीक है, क्योंकि ऊपर की टर्म तो सब में क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे जो चीज मुझे क्लियरली विजिबल है वो क्या है, दैट R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ये वाली चीज तो मुझे यहां से क्लियरली विजिबल है। अब क्या होगा, देखो जरा, P की वैल्यू, P की वैल्यू क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, बिल्कुल। तो अगर P की वैल्यू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्या वो सबसे ज्यादा तेजी से चमकने वाला है, बिल्कुल। तो यहां पर जो मेरे पास में इस कॉम्बिनेशन में ब्राइटेस्ट बल्ब आएगा वो क्या आएगा, जो ब्राइटेस्ट बल्ब आएगा इन ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, आई कैन से B3 ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B1। और यहाँ पे रिलेशन जो काम आया मुझे वो क्या आया, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, बिकॉज द करंट वॉज सेम। सो व्हाट आई कैन से इज P इज प्रोपोर्शनल टू R इन दिस केस, जहां से मैंने ये वाला रिलेशन लिखा है, दैट B3 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B1, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने कहा कि इन बल्ब में अगर कोई ब्राइटेस्ट चमका तो इट वॉज बल्ब B3, ठीक है। चलो इन्हीं बल्ब्स को अगर मुझे कोई बोल दे कि सर ऐसा करो, इन वाले बल्ब्स को आप पैरेलल में जोड़ दो, तो अगर इन्हीं वाले बल्ब्स को कोई पैरेलल में मुझे जोड़ के दे देगा तो जरा सोचो मुझे क्या मिलेगा। क्या ये कोई खतरनाक सवाल दे दिया मैंने, नहीं ना। तो देखो इन्हीं को पैरेलल में जोड़ देते हैं। पैरेलल में जोड़ने पर क्या होगा, करके क्या दिखाना है यार, इधर ही देख लो, चलो कर लेते हैं, है ना। इन्हीं बल्ब्स को अगर पैरेलल में जोड़ा मतलब कि कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये हमारे बल्ब्स हो गए, ये उनकी सप्लाई हो गई 220 वोल्ट की मस्त, ये हो गया B3, ये हो गया B2 और ये हो गया B1, ठीक है। ये हमारे तीनों के तीनों बल्ब्स आ गए और इस बार दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो इस बार क्या सेम है, इस बार करंट तो सेम है नहीं, इस बार अगर कुछ सेम है तो दैट थिंग इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब कि द रिलेशन विच विल नाउ बी यूज्ड इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, जिससे कि मुझे क्या पता लग रहा है, दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो अगर मैं इस वाले रिलेशन को देखता हूं तो क्या यहां से मुझे ये पता लगता है कि जिसका R सबसे ज्यादा होगा
क्या उसकी पावर सबसे कम होगी? ठीक है, मतलब कि यहां पर मैंने क्या देखा, बिकॉज R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 and this inverse relation is true. So this implies that B1 is greater than B2 is greater than B3 in terms of brightness. मतलब कि सबसे तेज कौन चमकने वाला है? सबसे तेज चमकने वाला है हमारा बल्ब नंबर 1, उसके बाद में 2 और उसके बाद में बल्ब नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से इनका एक ऑर्डर आएगा ब्राइटनेस का, जो मैं आराम से इस तरह से चेक कर लूंगा। ठीक है, और क्वेश्चंस देखना है। देखो, इस बार मुझे दिए गए दो बल्ब्स जिनके बारे में मुझे दिया गया दैट एक बल्ब तो है 220 वोल्ट और 100 वॉट वाला, और जो दूसरा बल्ब है वो है 220 वोल्ट्स एंड 25 वॉट वाला। इस तरह से मुझे दिए गए दो बल्ब्स, और फिर मुझसे पूछा गया कि बताओ इन दोनों बल्ब्स को अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं, मैं अब क्या कर दूं, इन दोनों बल्ब्स को जोड़ दूं सीरीज में, कुछ इस तरह से। पर जो सप्लाई दूं वो 220 की ना होके वो सप्लाई कितनी हो जाए, वो सप्लाई हो जाए 440 वोल्ट की, मतलब कि 440 वोल्ट्स की। तो उस केस में इनमें से क्या कोई बल्ब उड़ेगा? और अगर कोई बल्ब उड़ेगा तो वो कौन सा उड़ेगा, और क्या दोनों के दोनों ही बल्ब उड़ जाएंगे? ये मुझसे इस बार क्वेश्चन इन्होंने किया। तो जरा कोशिश करो सोचने की कि आखिर ये होगा तो किस तरह से होगा, ट्राई करो। देखो जरा, जो सबसे पहली चीज मुझे यहां पर भी निकालनी है और मैं पहले भी निकालता आया हूं, वो क्या है? वो है इनके रेजिस्टेंस, जो कि हमेशा सेम है, चाहे 220 वोल्ट की सप्लाई या 440 वोल्ट की सप्लाई। तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं इसको नाम दे दूं B1 और इसको नाम दे दूं क्या, B2, तो R1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? R1 की वैल्यू आएगी V स्क्वायर अपॉन हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन व्हाट, V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, तो ये जो V स्क्वायर अपॉन P इस बार होगा, ये तो उसकी रेटिंग के अनुरूप ही होगा। ठीक है, जो मुझे दिया हुआ है। सो दिस R1 विल बी इक्वल टू 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द P विच इज 100, और सिमिलरली R2 जो होगा वो क्या होगा, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो ये मेरे पास में है R1 और R2, और इसको देख के जो एक क्लियरली एक चीज पता लगी, वो क्या पता लगी, दैट R2 इज ग्रेटर देन R1। ये वाली चीज तो भैया मैं दिख गई। अब जब इसको सीरीज में जोड़ा गया तो जो करंट फ्लो कर रहा था I, इस करंट की जो वैल्यू है, मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो, ये करंट B1 में ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप लाएगा या B2 में लाएगा? खुद ही सोचो, करंट तो इसमें सेम फ्लो करेगा, पर करंट सेम फ्लो कर रहा है, इनके R2 R1 तो अलग अलग है। करंट अगर सेम फ्लो किया तो R2 के थ्रू क्या वो ज्यादा ड्रॉप लाएगा और R1 के थ्रू जो वो ड्रॉप लाएगा वो कम लाएगा, क्योंकि उसका टोटल कितना होना चाहिए, 440। यार मैं अगर देखूं तो इसके अक्रॉस इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका सम क्या 440 के बराबर है? मैं अगर बोलूं ये है प्लस माइनस V1 और ये है प्लस माइनस V2, तो मैं यहां से एक चीज क्लियरली बोल सकता हूं दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 440 वोल्ट। ठीक है, अब ये करंट सेम चला इस वाले R1 में, इस B1 में अब जो R लगा है विच इज लेस देन दिस R2,
क्या वो R2 से कम यहाँ पर ड्रॉप ला पाएगा? बिल्कुल। और जो R2 में यहाँ पर जो अब लॉस जो ड्रॉप आने वाला है, क्या वो वाला ड्रॉप 220 से ज्यादा होगा? ये बात भी क्लियर है। अगर बराबर होते तब तो बात ही अलग थी, पर यहाँ पर तो ये जो ड्रॉप लाएगा वो 220 से ज्यादा लाएगा, क्योंकि सम किसके बराबर लाना है उसे? 440 के बराबर। तो मैंने ये देखा कि जो ड्रॉप है किसके अक्रॉस? V2 के अक्रॉस वो ज्यादा था, और वो जो ड्रॉप था इट वॉज ग्रेटर देन 220 वोल्ट्स। और क्योंकि वो इससे ज्यादा था और इसका ड्रॉप इससे कम था, इसीलिए मेरे पास में जो बल्ब उड़ने की कंडीशन है वो बल्ब क्या हो सकता है? B2। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से इज B2 विल फ्यूज। B2 क्या हो जाएगा? B2 बेचारा फ्यूज हो जाएगा, जबकि B1 अपनी जगह पर आराम से जलता रहेगा। तो देखो ये फर्क पड़ता है एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई करने पे। अब इसी में एक जनरल क्वेश्चन सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे 440 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं इन दोनों के थ्रू और इन्हें जोड़ दूं किसमें? पैरेलल में, तो क्या दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल दे दिया? और अगर दोनों के अक्रॉस, इनकी रेटिंग तो थी बेचारों की 220 वोल्ट की, और इनको पोटेंशियल अप्लाइड कितना दे दिया? 440, और दोनों के अक्रॉस, तो क्या दोनों ही उड़ जाएंगे? बिल्कुल सर, यहाँ तो ये दोनों के दोनों ही उड़ते हुए नजर आएंगे। कौन से केस में? पैरेलल वाले केस में, ठीक है ना। पैरेलल के केस में बोथ द बल्ब्स विल फ्यूज, वाइल जब इनको सीरीज में जोड़ा गया तब सिर्फ कौन उड़ा? B2 उड़ा, जबकि B1 क्या था? वो अपना काम चुपचाप से करता रहा, और रीजन तो मैं समझ ही गया, ठीक है। अब देखो इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि किस तरह से बल्ब्स की ब्राइटनेस को जज किया जाता है। ये बल्ब लगाया, कुछ इस तरह से जो है हमारे बल्ब्स कनेक्टेड हैं इस वाले फैशन में, ठीक है। यहां से जो पोटेंशियल अप्लाइड था इट वाज V, ठीक। लेट्स से दिस इज बल्ब B1, दिस इज B2, दिस इज B3 एंड दिस इज B4, और मुझसे बोला गया कि इनकी ब्राइटनेस का ऑर्डर बताओ, कि इनकी आखिर ब्राइटनेस अगर होगी तो उस ब्राइटनेस का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा। तो चलो सोचो कि इसके अंदर क्या करना है। जो चीज मुझे इसमें गिवन रहेगी इस तरह के क्वेश्चंस में, वो क्या रहेगी? दैट द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। क्या दिया रहेगा मुझे? दैट द बल्ब्स आर आइडेंटिकल इन nature, and because all the bulbs are identical in nature, so I can replace these bulbs by the resistances जो इनके हैं। इन बल्ब्स को रिप्लेस कर दिया गया इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं उनसे, ठीक है। और अब क्या होगा? जो इस सर्किट में करंट बह रहा होगा उस करंट के थ्रू मैं इनको चेक कर लूंगा कि किस तरह से इसमें जो बल्ब है उसके थ्रू ज्यादा करंट है। तो लेट्स सी, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R एंड अगेन दिस इज R। तो अगर I करंट बह रहा है, यहां पर डिवाइड हुआ, यहां पर डिवाइड हुआ, दिस इज 2R एंड दिस इज R, तो यहां पर कितना करंट जा रहा होगा? यहां पर जा रहा होगा 2I/3, और यहां पर कितना जा रहा होगा? I/3, नहीं सॉरी ये ऑपोजिट लिख दिया, दिस विल बी I/3 एंड दिस विल बी 2I/3, ठीक है। इस तरह से इसमें कुछ करंट का डिवीजन हो रहा होगा, ठीक। ये करंट डिवाइड करना मैं पहले ही सीख चुका हूं। और अब जिस बल्ब के थ्रू ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्या मैं डायरेक्टली वहां पर बोल सकता हूं दैट विल ग्लो द ब्राइटेस्ट? तो यहां पर मैंने क्या बोला? देखो, क्या इसके थ्रू मैक्सिमम करंट है? जितना पूरे सर्किट में करंट उतना ही यहां पर करंट। तो व्हाट आई कैन से इज दैट B1, उसके बाद में देखो इन दोनों के थ्रू क्या I/3 करंट फ्लो कर रहा है? I/3 बढ़ा है कि 2I/3? 2I/3 बढ़ा है, मतलब कि B1 के बाद में अगर कोई ब्राइट होगा तो वो क्या होगा? B4 होगा, ठीक है। और उसके बाद में B2 और B3 क्या इनके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट की वैल्यू क्या है? इट इज I/3। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? I/3 दोनों का, मतलब कि B2 और B3 क्या है? दे आर एट द सेम लेवल। तो इस तरह से मैंने क्या डिफाइन कर दिया? इनकी ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, दैट B1 इज द ब्राइटेस्ट while B2 and B3 both are the dimmest bulbs in this circuit। तो मेरे को हमेशा किस चीज को चेक करना है? I have to check the current flowing, ठीक है। अब इस तरह से कितने भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स दे दें, मैं करंट को डिवाइड करना तो सीख ही चुका हूं, और अब बड़े आराम से मैं इन वाले सर्किट्स को सॉल्व
कर सकता हूं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, वहां पे बहुत काम आता है, ठीक है। और हमें कुछ नहीं करना, अगर मान लो रेजिस्टेंस अलग भी दिया तो भी मैं डिवाइड तो कर ही सकता हूं ना यार करंट को, और करंट कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से वाले क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी के बारे में कि आखिर करंट की डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, पर यहां पर कुछ और है। यहां करंट डेंसिटी का मतलब है करंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, और वो एरिया कौन सा होगा, दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग करंट डेंसिटी का सिंबल जो है इट इज जे एंड इट इज डिफाइंड एज करंट अपॉन द एरिया, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई मेरे पास में, यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई अपॉन ए। ये वाला पोर्शन सबको दिख रहा है, ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से ये करंट इस तरह से आई करंट फ्लो कर रहा है, और ये इस वाले पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, जो मैं हमेशा यहाँ पे कंसिडर करूंगा, ठीक है। डाउट कहां पर आता है इस केस में कि सर यहां पर ये एरिया ए लिया जाए, और अगर मेरे को एक इस तरह का सरफेस दे दिया जाए, तो इस तरह के सरफेस के साथ जो कि एक थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, उस केस में मैं क्या करूं। तो देखो क्या होता है, ये जो एरिया मुझे लेना है, दिस एरिया शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो एरिया होगा, इस एरिया को हमेशा ऐसे चूज करना है दैट द सरफेस शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर मैं इसमें बात करूं, मैं अगर नेक्स्ट केस में बात करूं, अब यहाँ पे ए थोड़ी होगा, अब यहां पर क्या होगा, अगर इस वाले केस की बात की जाए तो देन इट विल बी ए डैश, और ए डैश जो होगा, उस ए डैश के लिए अगर मैं जे या फिर करंट डेंसिटी लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आई अपॉन ए डैश। पर क्या ये सही होगा, नहीं। ए डैश तो ये वाला एरिया है, मुझे कौन सा एरिया चाहिए, आई नीड द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, और वो वाला एरिया कौन सा है, ए डैश का एक कंपोनेंट, एंड दैट कंपोनेंट इज द कॉस थीटा कंपोनेंट। सो आई राइट आई अपॉन ए डैश कॉस थीटा, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, आई अपॉन ए डैश कॉस थीटा। इसे जब मैंने आगे सॉल्व किया, ठीक है ना, तो यहां से देखो मुझे क्या मिलता है, व्हाट आई गेट इज एरिया बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी। इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एरिया एक कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जे और ए ये दोनों हो गए वेक्टर मेरे पास में, तो यहां से आई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, आई इक्वल्स टू जे ए डैश कॉस थीटा। एंड इफ आई नाउ गो इनटू द वेक्टर टर्म्स, अगर मैं इसको वेक्टोरियली देखूं तो ये क्या लिखा है, ये जे का मैग्नीट्यूड लिखा है और ये ए डैश का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, और आगे इन दोनों के बीच का एंगल है। तो क्या मैं यहां से आई कैन से दैट आई विच इज अ टेंसर क्वांटिटी, या फिर बचपन के हिसाब से एक स्केलर क्वांटिटी, इज इक्वल टू जे डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो वहां से मुझे क्या मिलता है, आई इक्वल्स टू जे डॉट ए विच इज द रिक्वायर्ड करंट इन अ सर्किट, ठीक है ना। तो आई इक्वल्स टू जे डॉट ए हमारे पास में आ जाता है, और यहां से जे मुझे पता है, जे इज द करंट डेंसिटी। तो देखो ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है, दीज टू आर वेक्टर्स, बट आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से मुझे जब भी एक सरफेस दिया हुआ हो, मुझे उस सरफेस को किस में ब्रेक करना है, हमेशा उस कंपोनेंट में विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो ये वाली चीज मुझे हमेशा याद होनी चाहिए। बिना इस चीज के अगर मैं यहां पे डायरेक्ट ए डैश ले लेता तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता और मेरा जो क्वेश्चन होता वो गलत हो जाता, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन करंट डेंसिटी, और इस डेंसिटी में वॉल्यूम का कोई भी काम नहीं है, हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है, बिकॉज ये मास डेंसिटी नहीं है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ करंट विच इज नोन एज करंट